देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई है। जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वाराणसी से हमारे संवाददाता सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ईशा, आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट है आज? देखिए, जिस तरीके से भारत और दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो टी20 मैच इस वक्त चल रहा है। जिस तरीके से 5 टी20 मैच दोनों देशों के बीच खेले जाने हैं। पहला जो टी20 मैच है भारत ने वो कटक में जीता था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। आज दूसरा टी20 मैच है और ये मैच जो न्यू चंडीगढ़ स्थित मुलापुर स्टेडियम है वहाँ पर शाम 7 बजे खेला जाना है। और कल ही दोपहर बाद जो टीमें हैं भारतीय और दक्षिण अफ्रीका की वो पहुँच चुकी थी मोहाली में। और आज जिस तरीके से मैच होना है उसको लेकर जो यहाँ पर जितने भी प्रशंसक हैं, जितने भी दर्शक हैं, उनमें जो है उत्साह काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर पुख्ता इंतजामात भी किए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। शाम 7 बजे मैच होगा। और क्योंकि अगर हम कैप्टन की बात करें शुभमन गिल की, वो यहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा अभिषेक शर्मा की बात करें वो भी पंजाब से हैं। और एक यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम रखा गया है आज के मैच से पहले वो ये है कि क्योंकि अगर युवराज सिंह की बात करें कि वो चंडीगढ़ से हैं और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आज उनके नाम पर स्टैंड का उद्घाटन किया जाएगा मैच से पहले। और इसके अलावा जिस तरीके से भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता और उसके बाद हरमनप्रीत की बात करें, लगातार उनके सम्मान में कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आज उनके नाम पर भी जो स्टैंड बनाया गया है उसका भी उद्घाटन मुलापुर स्टेडियम में आज होना है। क्रिकेट मैच से पहले 7 बजे, शाम 7 बजे ये मैच होगा, लेकिन उससे पहले ये कार्यक्रम भव्य तरीके से रखा गया है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें हरियाणा की, लगातार जो सौगातें हैं हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा की जनता को दी जा रही है और इसे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अगर हम पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की भी बात करें, तो यहाँ पर जिस तरीके से अब आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं तो कहीं ना कहीं साधने की कोशिश यहाँ पर इन राज्यों को भी हरियाणा के जरिए करने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी निशाने पर लिया जाता है। और आज मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना का जो दूसरा चरण है उसका आगाज सोनीपत में होने जा रहा है। और सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में जितने भी परिवार आते हैं जो गरीब तबके के हैं उनके लिए कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है। सुभाष स्टेडियम में सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना की अगर बात करें, इस योजना के तहत जिन परिवार की जो आय है, जो सालाना आय 1,80,000 से कम है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है ताकि आर्थिक तौर पर इन परिवारों को मजबूत किया जा सके। आज 11 बजे इस मेले का आयोजन रखा गया है। मुख्यमंत्री हरियाणा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और साथ ही यहाँ पर अगर बात करें कैबिनेट मंत्रियों की तो कृष्ण कुमार बेदी और पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा भी इस कार्यक्रम में खास तौर से मौजूद रहेंगे। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो जिस तरीके से देखिए पंजाब में चुनाव के लिए तो अभी समय थोड़ा बाकी है, लेकिन उससे पहले ही जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के बीच में जो आंतरिक जो अंतर्कलह है अब वो खुलकर सामने आ चुकी है। जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पूर्व में प्रधान रहे हैं कांग्रेस के और उससे पहले कैप्टन सरकार में कैबिनेट मंत्री भी 4 साल रहे हैं, उनकी पत्नी की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि उनके पास 500 करोड़ रुपए नहीं है सीएम पद के लिए, इसी वजह से सीएम नहीं बनाया गया नवजोत सिंह सिद्धू को। और ऐसे में उनका ये भी कहना था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम फेस डिक्लेयर किया जाता है तो ही वो आगे चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पंजाब कांग्रेस के मौजूदा प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर आरोप लगाया कि उन्होंने तरन तारण विधानसभा उपचुनाव में जो उम्मीदवार है उनसे पैसे लिए 5 करोड़ रुपए, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह भाजपा पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने भी उम्मीदवार से 5 करोड़ रुपए लिए। इसके साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि गुरदासपुर से कांग्रेस के सांसद हैं उन पर भी ये आरोप लगाया, क्योंकि रंधावा की अगर बात करें तो वो राजस्थान से कांग्रेस के प्रभारी भी हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि राजस्थान में भी कांग्रेस के नाम पर रंधावा ने
जो टिकटें हैं वो बेची है उम्मीदवार को। यही वजह है कि राजस्थान में बीजेपी जीती और कांग्रेस की हार हुई। ठीक है ईशा, नोटिस भी आपसे ज्यादा देखिए जानकारी ले लेंगे। हमारे यूपी से स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अंकुर बरेली से हमारे संवाददाता वो भी जुड़ गए हैं। लेकिन अजहर आपके पास आऊंगी पहले, क्या कुछ अपडेट है अजहर आज जम्मू कश्मीर से? खबरों की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम इंडिगो क्रैशेस के हवाले से बात करेंगे। इंडिगो क्रैशेस के हवाले से लगातार आज 10वें दिन भी ये क्रैशेस जो है लगातार दिख रही है, और जिसके पेश नजर आज श्रीनगर एयरपोर्ट पे तकरीबन 5 फ्लाइटें जो हैं वो शेड्यूल जो है वो कैंसिल की गई है। और इस प्रकार से अगर हम बात करें कि जो 5 है, लेकिन आज जो है स्पाइस जेट का भी एक जो शेड्यूल था वो भी कैंसिल हो गया। स्पाइस जेट के प्लान भी उसका भी जो है शेड्यूल कैंसिल हो गया। तो कुल मिला के अगर हम आज की डेट की बात करें, तकरीबन आज जो दिल्ली से जाने वाली जो फ्लाइटें थी तकरीबन 220 से करीब शेड्यूल थी वो भी कैंसिल होगी, जिसमें सबसे ज्यादा जो थी दिल्ली, बैंगलोर और बाकी पे चलने वाली जितनी भी फ्लाइट है जो 220 से करीब बताए जा रहे हैं, लगातार ये भी कैंसिल होते दिख रहे हैं। और आज भी श्रीनगर एयरपोर्ट पे जो है मुसाफिरों को काफी जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। तो जिसके पेश नजर इस तमाम तर जो हालात है और जो स्टूडेंट है, बीमार है, बुजुर्ग है या जिनको किसी जगह जाना है, उनको इस हवाले से जो है काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें, लगातार 2 दिसंबर से जिस तरीके से फ्लाइट का जो कैंसिल होना है, 2 दिसंबर में तकरीबन 150 के करीब जो इंडिगो की फ्लाइटें हैं वो कैंसिल होगी। और इसी तरीके से अगर हम 3 दिसंबर की बात करें तो 3 दिसंबर में जो है 200 के करीब जो फ्लाइटें हैं वो कैंसिल होगी। 4 दिसंबर में फिर 300, इसी तरीके से 5 दिसंबर में 1600, इसी तरीके से 6 दिसंबर को 850 और 7 दिसंबर को 695, 8 दिसंबर को 500 और इसी तरीके से 9 दिसंबर को 400 फ्लाइटें कैंसिल होगी। और बीते दिन यानी 10 दिसंबर को 220 के करीब जो फ्लाइटें हैं वो कैंसिल होगी। और आज की डेट में भी जो है काफी सारी जो फ्लाइटें हैं वो कैंसिल होती दिख रही। तो कहीं ना कहीं इस हवाले से जो पर्यटक है या हम यूं कहेंगे कि जो मुसाफिर है उनको काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें, लगातार जिन 6 फ्लाइट की मैंने बात की जिसमें एक स्पाइस जेट भी शामिल है तो वो कैंसिल है। लेकिन सुबह सवेरे जो दिल्ली से श्रीनगर की तरफ जो एयरपोर्ट से जो पहली परवाज आई, जो पहली इंडिगो परवाज आई वो 8:10 पे यहाँ पे लैंड हुई। लेकिन इसके पेश नजर भी आज दिन पर जो है 5 फ्लाइटें जो है वो कैंसिल की गई है। अगर हम दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो है एक तो आतंकी के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन छोटी फोर्सेस की तरफ चलाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब से जो नशा का तस्कर कर रहे हैं और उसके खिलाफ भी यहाँ पे जो है लगातार जो है प्रशासन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। कल भी बीते दिन भी जो श्रीनगर के सालसिंग इलाके में एक व्यक्ति जिसका नाम जो है फयाज अहमद भट्ट बताया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे बिल्डिंग जो है तकरीबन 3 स्टोरी बिल्डिंग जो है जिसका जो तखमीना वहाँ पे लगाया जा रहा है कि 2 करोड़ के करीब ये बिल्डिंग बनाई गई है, इसको भी फिलहाल जो है पुलिस ने अटैच की है। और ये एफआईआर जो है 98/2025 का नंबर है और अंडर सेक्शन 82229 एनडीपीएस जो है पुलिस स्टेशन पारिमपुरा में इसका जो है एफआईआर नंबर जो है वो दर्ज किया गया है। और इस एफआईआर के तहत इस प्रॉपर्टी को फिलहाल पुलिस ने अटैच किया गया है। ठीक है अजय, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे इसी पर। वाराणसी से हमारे संवाददाता सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से। सचिन, क्या कुछ अपडेट है आज वाराणसी से? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे काशी पहुंचेंगे। उससे पहले आजमगढ़ 11 बजे 10 से 11 बजे तक आजमगढ़ में जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसको लेकर के वहां के जो मंडलीय अधिकारी है उनके साथ बैठक करेंगे। आखिर में कितने फॉर्म जो है वो भर लिए गए, उसके बाद सीधा काशी पहुंचेंगे। काशी में चंदौली, वाराणसी, जौनपुर के जो अधिकारी होंगे उनके साथ मंडलीय बैठक करेंगे कि आखिर में जो फॉर्म है एसआईआर को लेकर के, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त दिखते हुए नजर आए, उनको लेकर के पूरी जो तैयारियां हैं वो क्या हुई है, कितने फॉर्म्स भरे गए, कितने अभी नहीं, तो उनके साथ में बैठक करेंगे। उसके बाद सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। तो जितने अधिकारी, क्योंकि चंदौली ने इस बार अच्छा काम किया एसआईआर में, लगातार जो अभी कुछ दिन पहले जो चंदौली में सकंडिया में एक पार्टी भी रखी गई थी जो एसडीएम कुंदन राज कपूर के नेतृत्व में, तो कह सकते हैं कि वहां का कार्य ऐसा लगता है कि पूरा हो गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे काशी पहुंच जाएंगे। जी ठीक है सचिन। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, राघवेंद्र क्या कुछ अपडेट है आज लखनऊ से? और आज एसआईआर को लेकर भी कहा जा रहा है कि उसकी अवधि बढ़ाई जाएगी, इस पर क्या अपडेट है?
बिल्कुल सोनिया, SIR की प्रक्रिया में ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों से, कल से ही जो जानकारी आ रही है कि कुछ दिन की मोहलत और दी जाएगी। हालांकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रिनुआ की तरफ से क्लियर किया गया कि 98% से अधिक कार्य को हमने समय से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ और समय सीमा बढ़ाई जाए। सारे राजनीतिक दलों से हम लगातार संपर्क में हैं और एक भी मतदाता जो सही है, जिसका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, वो छूटे नहीं। BLO उसके पास फार्म लेकर ऐसा न हो कि न पहुंच पाए। इसलिए हो सकता है कि कुछ मोहलत 1-2 दिन की और आम नागरिकों को मिल सकती है मतदाता सूची में अपने नाम को चढ़वाने के लिए, SIR के फार्म को भरने के लिए। अब देखना होगा कि 1-2 दिन और बढ़ने के बाद से जब ये डेट कंप्लीट हो जाती है और SIR की प्रक्रिया जब फुलफिल हो जाती है, उसके बाद जो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जो लगातार SIR की प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग पे हमलावर हैं, वोट चोरी जैसे आरोप लगा रहे हैं, उनका क्या रुख होता है। क्योंकि अखिलेश यादव खास करके SIR की प्रक्रिया पे लगातार हमलावर हैं और जवाबी जो हमला है वो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनके तरफ से किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि बिहार में हार देखकर इंडी गठबंधन की जिस तरह से हार हुई है, ये अखिलेश की बौखलाहट है। SIR तो बहाना है अखिलेश का, वो अपनी 2027 में हार देख रहे हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव बार बार अपने मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए ये बयान देते हुए दिख रहे हैं कि SIR नहीं बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो NRC करा रही है, इसलिए डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत क्लियर कर दिया है कि जो भी रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको जगह नहीं मिलेगी और डिटेंशन सेंटर पे ही उनको जाना होगा, वहीं रहना होगा। अब देखना होगा कि SIR की प्रक्रिया की बात से अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी दोनों का रुख क्या होता है। वहीं CM योगी आदित्यनाथ की खास खबरों की बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन लगाया। वहां पे विभिन्न जनपदों में, खास करके पूर्वांचल के जनपदों से आए हुए लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि जो भी आम जनता की समस्याएं उनका निराकरण आप लोग समय से करिए। वहीं योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ और बरेली के दौरे पे हैं, जहां विभिन्न समीक्षा बैठकों के साथ, SIR की प्रक्रिया की बैठकों के साथ, जो भी जिले की विकास प्रक्रिया है उसकी समीक्षा बैठक, तमाम जनप्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात, इसके अलावा तमाम निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जिसमें वाराणसी में गिरीश चंद्र यादव जो खेल मंत्री हैं, उनके पिताजी का देहांत हो गया था, उनकी 13वीं है, उसमें वो शामिल होंगे। वहीं बरेली में राज्यपाल गंगवार के वहाँ शादी है, उस मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो एक तरह से 4 जनपदों का आज योगी आदित्यनाथ का दौरा भी है। वहीं कोडिन कफ सिरप को लेकर लगातार धरपकड़ जारी है। एक तरह से कहा जाए कि जो कोडिन कफ सिरप था, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, अन्य जनपदों में मिला, उसके बाद से सोनभद्र, मिर्जापुर में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, एक के बाद एक सिंडिकेट जुड़तेगा और विदेशों तक में सप्लाई की जिस तरह से बातें आई, जिस तरह की मौतें हुई बच्चों की, उसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सक्रिय होंगे। ED और STF की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। कई गिरफ्तारियां हुई हैं और गिरफ्तारियों की उसमें संभावनाएं दिख रही हैं। ठीक है राघवेंद्र, आपसे ज़्यादा जानकारी ले लेंगे। बरेली से हमारे संवाददाता अंकुर भी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुर, क्या कुछ खास खबरें हैं, क्या अपडेट है आज बरेली से? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली पहुंचेंगे। सबसे पहले वो बरेली के सर्किट हाउस जाएंगे, वहां पर मंडल के अधिकारी है, जो जनप्रतिनिधि है, वो नेता है, उनके साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उस बैठक के बाद जो सीधे वो झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, जिनके पुत्र के विवाह समारोह उसमें शामिल होंगे, जो नव दंपति है उनको आशीर्वाद देने के लिए वहां जाएंगे। जी, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारी की गई है? मुख्यमंत्री का आगमन आज बरेली में होने वाला है अंकुर। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चप्पे चप्पे पे कल से ही मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। साथ तब तो ये आदेश दिया गया है कि कोई भी SSP तरफ से आदेश दिया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी कोई भी ढील न बरते, किसी भी तरह की अगर पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और हर चौराहा तो बात करें यहाँ सर्किट हाउस से लेकर शादी समारोह के स्थल तक, वहां तक सब पुलिस में सबके चक्कर में पुलिस प्रशासन मौजूद है। वहां पर अधिकारी से लेकर जो पुलिस सिपाही है वो मौजूद है। फिलहाल जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो पुलिस की तरफ से किए गए हैं इसी को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो बरेली आगमन है और कह सकते हैं जो दौरा है बरेली बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि यहाँ पर जो समीक्षा SIR को लेकर जो समीक्षा बैठक करेंगे बड़ी बैठक मानी जा रही है।
बिल्कुल, कितने बजे का उनका समय निर्धारित किया गया है? क्योंकि वाराणसी भी वो जाएँगे, इसके बाद बरेली भी वो पहुँचने वाले हैं। कितने बजे तक आसपास वो आज सर्किट हाउस में भी मीटिंग करने वाले हैं? तो पूरा शेड्यूल क्या रखा गया है आज उनका? बिल्कुल देखिए, अगर शेड्यूल की बात करें तो मुख्यमंत्री सबसे वाराणसी के बाद वो सीधे बरेली पहुंचेंगे। बरेली के सर्किट हाउस में करीब तो ये कह सकते हैं बरेली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3 घंटे 5 मिनट बरेली में रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये बरेली का दौरा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर बरेली में पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद है और करीब 3 घंटे बाद बड़ा लंबा समय है जिसको लेकर मुख्यमंत्री यहाँ बरेली मौजूद रहेंगे और कह सकते करीब 3 से 4 बजे तक बरेली पहुंचेंगे। उसके बाद सभा स्थल शादी स्थल जहाँ पर शादी है वहां पहुंचेंगे, उसमें नव दंपति को आशीर्वाद देंगे, वहां से सीधे ही लखनऊ के लिए रवाना हो जाएगी। ठीक है। अजहर, आपके पास आते हुए देखिए, जम्मू कश्मीर में जैसे ही ठंड शुरू हो गई है, हालांकि अभी बर्फबारी नहीं हुई है, ड्राई ठंड वहां पर हो रही है, इसकी वजह से कई आगजनी की घटनाएं भी हो रही हैं। विशेषज्ञों का मानना क्या है? क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, अक्सर देखा जाता है कि जंगलों में आग गर्मियों के समय में ज्यादा लगती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पर जाड़ों में आगजनी की घटनाएं ज्यादा सामने आ रही हैं। से पहले मैं अपनी खबर जो है कंप्लीट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का पहले तस्करा कर रहा था कि किस प्रकार से उन्होंने जो है नशा और नशा तस्कर के खिलाफ यहाँ पे जंग छेड़ी रखी हुई है और इसी प्रकार से कल जो शाम जो है एक कमसिन बच्ची की यहाँ पे जो है मिसिंग रिपोर्ट सामने आती है और ये रिपोर्ट जो है खुडवनी इलाके से आती है। खुडवनी दक्षिणी कश्मीर कुलगाम का इलाका है और यहाँ पे फिर पुलिस स्टेशन कईमों को जब इतला मिलती है तो उसके बाद में आनंद जब पुलिस हरकत में आती है तो 2 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको रिकवर किया जाता है। और कहीं ना कहीं इस इकदाम के बाद में जहाँ पे हमने देखा कि रिसेंटली जब एक मर्डर केस हुआ था जिसमें पंजाब पुलिस जो है उत्तराखंड पुलिस और उसके साथ साथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने साझा मिलकर उस गुत्थी को सुलझाया था और ये वही पुलिस स्टेशन है जिसमें एसएचओ माइकल जॉन के यहाँ पे नेतृत्व में ये सारी जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं की गई है। तो इससे साफ और स्पष्ट ये पता लगा जाता है और साफ और स्पष्ट लोगों के लिए मैसेज ये है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लोगों की हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़ी है। और कल की इस घटना के बाद से जिस तरीके से पुलिस ने अपना यहाँ पे कार्रवाई की 2 घंटे के अंदर अंदर इस 7 साल बच्ची को अपने परिजनों के हवाले कर दिया और इस हवाले के बाद में पुलिस को काफी यहाँ पे शाबाशी भी मिली अवामी हल्कों में। और दूसरी खबर की अगर हम बात करें, लगातार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरीके से तेजस्वी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि जब से उन्होंने जब ट्रेन का जब उद्घाटन किया था, जब पहली बार जब हिस्ट्री में पहली बार ट्रेन चली जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन के हवाले से, जिसमें काफी सारे जो ब्रिजेस भी बनाए गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने वादा किया था कि इसके बाद में वो सौगात पे सौगात देंगे। और इसी सौगात को पेश नजर और इसी वादे को पेश नजर आज एक बार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जम्मू कश्मीर के जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट है, जितने भी जेएनयू यानी नर्सिंग कॉलेजेस है, उनके लिए एक सौगात है। वो इस प्रकार से 3.75 यानी 3.75 करोड़ रुपीज जो है 3 जेएनयू स्कूल को मिले हैं, जिसमें एक कुलगाम का एक जेएनयू स्कूल है, डोडा का एक स्कूल है और इसी प्रकार से जो है कुशवा का एक ये जेएनयू स्कूल है। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का ये पूरा जो पेमेंट है ये मिली है और आने वाले समय में ये आशंका लगाई जा रही है कि इन स्कूलों की जो स्थिति है वो बढ़ सकती है और पर्टिकुलरली जो हेल्थ सेक्टर को लेकर जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट काशिश है ये इसकी एक कड़ी है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि बजट के हवाले से जिस तरीके से आपने बताया कि बजट की क्या स्थिति है और विशेष एसपी का क्या कहना है, हम देख रहे हैं कि लगातार ग्राउंड जीरो पे हालांकि यहाँ पे जो है दिन में हालांकि सूर्य देव जो है अपना दर्शन तो दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ठिठुरती हुई हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को बुरी तरीके से प्रभावित किए जा रहे हैं। खुशक साली के पेश नजर हम देख रहे हैं कि अपर रीजन में पर्टिकुलरली जो पहाड़ी क्षेत्र इलाके हैं जहाँ पे जंगलात हमने देखा कि पंचाल के घने जंगलात में हमने देखा कि वहां पे आग लग जाती है और ये नेचुरली बात है कि जब खुशक साली पैदा होती है, जब बारिश नहीं होती या बर्फबारी नहीं होती तो इसके पेश नजर फिर ये घटनाएं जो है पेश आती है, न कि पहाड़ी क्षेत्र इलाकों में, न कि जंगलों में, बल्कि जो अंदरूनी इलाके हैं। हमने देखा कि रिसेंटली अभी भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर से भी वायरल हुआ था, जहाँ पे रेजिडेंशियल हाउसेज में भी आग लगने की जो वारदातें हैं वो पेश आई है। अगर हम विशेषज्ञों का माने या बजट डिपार्टमेंट का माने तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में यानी 19 और 22 दिसंबर में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पेश नजर जो है घाटी में कहीं एक बार जो है बर्फबारी हो सकती है। लेकिन अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें, जम्मू क्षेत्र में इस साल के इस समय जो है काफी मौसम जो है सुहाना होता था, लेकिन अब की बात जब पहाड़ियों पे बर्फबारी नहीं हुई या हम ये कहें कि वर्षा नहीं हुई, इसके पेश नजर जो है जम्मू भी इफेक्ट हो रहा है। जम्मू में भी हम देख रहे हैं कि सुबह शाम जो है सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जो ही
बर्फबारी होगी तो उसके बाद में जो मौसम है उसका खासा असर देखने बिल्कुल को मिलता है। अजय, लेकिन दूसरी ठीक जानिब है। से अगले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, देखिए राघवेंद्र, एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। वहां ममता बनर्जी, बंगाल में चुनाव नजदीक है, सड़कों पर उतर गई है एसआईआर के खिलाफ, लेकिन योगी सरकार यहां पर अब घुसपैठियों के लिए एक नया ऑपरेशन लेकर आई है। उन्होंने कहा है कि अब घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, उनकी बायोमेट्रिक प्रोफाइल तैयार की जाएगी ताकि आगे जाकर भी वो दोबारा घुसपैठ ना कर पाए, और अन्य राज्यों में भी इस डेटा को शेयर किया जाएगा। एक बड़ा कदम अब योगी सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। बिल्कुल सोनिया, चूंकि घुसपैठियों का ऐसा मुद्दा है कि पूरे देश में ये गरमाता रहता है, और जिस तरह से अवैध घुसपैठे खास करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत में और उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाए हुए हैं, तमाम आधार कार्ड बनाए हुए हैं, मतदाता सूची में उनका नाम अंकित है, उनके पास मतदाता कार्ड है, ये बहुत सोचनीय और विचारणीय है। क्योंकि जो सरकारें हैं, जब इस तरह की घुसपैठ होती है, अगर उस पर ध्यान न दें तो आपके जो संसाधन हैं, जो आपके नागरिकों के लिए हैं, उस पे वो अपना हक समझने लगते हैं, और उनका जब वो दोहन करने लगते हैं तो आपके नागरिकों को दिक्कत होती है, चाहे वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या सोशियो इकानमी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। और योगी आदित्यनाथ का ये कदम काफ़ी सराहनीय भी है, जिस तरह से डिटेंशन सेंटर बनाने की बात उन्होंने कही है। एसआईआर की प्रक्रिया जब चल रही थी तभी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक बैठक की और नगर निगम के 18 नगर निगमों को सख्त अल्टीमेटम जारी किया कि आप अपनी सूची बनाएं, अगर कोई घुसपैठिया आपके वहाँ वो नौकरी भी कर रहा है तो उसे भी चिन्हित करके बाहर करिए। और डिटेंशन सेंटर बनाने के पीछे योगी आदित्यनाथ की मंशा यही है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया के बीच में फिर से ये दोबारा गलत तरीके से मतदाता सूची में न जुड़ जाएं, इसलिए इन्हें चिन्हित किया जाए। देश के संसाधनों पे जिस तरह से ये लोग अपना हक जमा रहे हैं, उसे इनको बाहर किया जाए और डिटेंशन सेंटर से ही इनके मूल देश वापसी की जाए। अब मूल देश जब वापसी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं से जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो यहाँ के नागरिकों के लिए द्वार खुलेंगे। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें या जितने भी अन्य देश के संसाधन हैं, प्रदेश के संसाधन हैं, वो आम नागरिकों के लिए खुले मिलेंगे। तो योगी आदित्यनाथ का ये कदम एक उदाहरण है जो बंगाल में भी लागू किया जा सकता है या अन्य जो भी राज्य हैं, खास करके समीपवर्ती जो राज्य हैं वहाँ पे लागू किया जा सकता है। हालांकि बांग्लादेशियों की बात कर लें या रोहिंग्याओं की बात कर लें तो पश्चिम बंगाल को खास करके जिस तरह से अपना मुख्य केंद्र बनाए हैं, ऐसी चर्चा भी है कि एसआईआर की प्रक्रिया में सर्वाधिक मतदाता अगर बाहर होंगे जो अवैध घुसपैठिए हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी, तो वो जगह है पश्चिम बंगाल। और ममता बनर्जी बिहार चुनाव के बाद से इसीलिए एसआईआर को लेकर लगातार हमलावर हैं, सड़कों पे उतर रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये जो वोटर है वो हमारा वोटर है, इसको मतदाता सूची से कटने नहीं देना है। और वहीं मुख्य निर्वाचन आयोग की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो दोनों तरफ से स्थिति स्पष्ट की गई है कि जो भी ये अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, इनको मतदाता सूची में नहीं रहने दिया जाएगा, इनको देश से बाहर किया जाएगा। जी ठीक है, वाराणसी से सचिन आपके पास आते हुए, देखिए सचिन, ठंड की शुरुआत हो गई है और कई शहरों में विजिबिलिटी अभी क्लियर नहीं है, लोग परेशान हैं, ठंड तो ज्यादा है ही और क्लियर भी कुछ दिख नहीं रहा है। अभी किस तरह की स्थिति वाराणसी में अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए सोनिया, अभी तो यहाँ की स्थिति अगर ठंड की बात कहें तो कल ठंडा थी, लेकिन आज जो है धूप तेज है, तो कह सकते हैं कि ये लगातार लगा हुआ है। लेकिन प्रशासन ने जो अपनी व्यवस्था कर रखी है, रैन बसेरों में लगातार नगर निगम की अपनी एक पैनी नजर है कि जो रिक्शे ऑटो चालक होते हैं उनके लिए जो कंबल की व्यवस्था और तमाम जो चीजें रैन बसेरों में होती है उसको लेकर के वाराणसी के नगर निगम भी तैनात है। लगातार चेकिंग की जो दौर है वो भी स्टार्ट हो चुका है। और क्योंकि कैंटी रेलवे स्टेशन के बगल में भारी संख्या में जो रैन बसेरे होते हैं वहां पर लगाए जाते हैं और इस समय भी वो देखने को मिल रहा है। तो ठंड अभी उतनी नहीं है, कोहरा उतना देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद जरूर यहाँ पर देखने को मिले, क्योंकि यूपी की जो ठंड है विश्वविख्यात है, चाहे दिल्ली की ठंड हो वो विश्वविख्यात है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है ठंड की, लेकिन हाँ कोहरा जो है वो 12 बजे के बाद रात में जो गाड़ी है उसको दिक्कतें करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे संवाददाता बरेली से अंकुर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। अंकुर, किस तरह की स्थिति अभी वहां पर मौजूद है? क्योंकि देखिए अभी विजिबिलिटी, जैसा कि सचिन ने कहा कि वहां पर तो धूप निकल रही है तो क्लियर है, लेकिन अभी बरेली की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह का मौसम अभी बना हुआ है?
करें तो अब सर्दी का पहला कोरा वो जरूर देखा गया। उसको लेकर सुबह जो कोरा था वो उसको कहते पहला कोरा था वो देखा गया। फिलहाल जब ठंड है, अब आकर जब धूप खिली है फिलहाल तो लोग और रामदपुर की अगर बात करें तो जिलाधिकारी का तो पूरी तरीके से मुस्तैद कर दिया गया, क्योंकि जो लोग असहाय है उनको सब निर्देश है कि वो ऐसे लोग और रामदपुर में लेटे और सोए और रात में भी सड़कों पर ना अपना रैन बसेरा करे अपना। तब कह सकते पूरी तरीके से विजिबिलिटी है। आज जो ठंड का पहला कोरा था वो पड़ा था। फिलहाल जो ठंड है यहाँ पर अब ज्यादा पड़ती नजर आ रही है जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए।